हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है शेक्सपियर की लिखी हुई पोएम, द फेमस पोएम सोनेट 18, जिसका एक नाम है शैल आई कंपेयर दी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और समरी हो जाए इसकी। सो विलियम शेक्सपियर एंड ए समरी ऑफ सोनेट 18। तो याद रखिए, इस सोनेट का दूसरा नाम सोनेट 18 भी है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सोनेट 18 इज परहैप्स द बेस्ट नोन ऑफ ऑल सोनेट्स। तो सबसे ज़्यादा फेमस सोनेट्स में से एक है ये। एंड शेक्सपियर रोट 154 ऑफ देम। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं। दिस सोनेट इज़ फेमस ड्यू टू द ओपनिंग लाइन विच एवरी रोमांटिक नोज ऑफ बाय हार्ट। तो ये जो फेमस है अपनी ओपनिंग लाइन के लिए बहुत ही फेमस है। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। बहुत ही फेमस लाइन्स है इंग्लिश लिटरेचर में ये। तो यही बात इसमें बताई गई है, जिसको हर एक रोमांटिक जो है आदमी वो उसको दिल से याद रखता है, उसको बहुत अच्छी तरह से याद होती है। जितने भी लिटरेचर लवर्स हैं सब में ये पोइम अपनी फेमस फर्स्ट लाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा जानी जाती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको जैसे ही कोई मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत मिले। और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना ना भूलिए। तो समरी ही चल रही थी हमारी आगे। समरी में आगे देखते हैं और क्या है। देयर मे बी मेट्रिकल वेरिएशंस बट द फॉर्म इज़ क्लासिक। तो सोनेट की जो फॉर्म है वो क्लासिक है। आपको पता ही होगा, सोनेट्स दो तरह की होती है फॉर्म को लेकर के, एक मिल्टॉनिक सोनेट और दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट जो है उसके अंदर 14 लाइन होती हैं और वो 4 पार्ट में बटी होती हैं। पहले 4 लाइनों का एक पैरा, फिर बाद में दूसरी 4 लाइनों का, फिर तीसरी 4 लाइनों का और लास्ट में कंक्लूडिंग एक कपलेट। सो यही बताया गया इसमें। शेक्सपियरियन सोनेट 3 क्वार्ट्रेंस 3 into 4 लाइन्स। तो 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं जो 4 4 लाइनों के 3 होते हैं। ये 4 लाइन के 3 क्वार्ट्रेंस होते हैं। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइनों का एक ग्रुप। राउंडेड ऑफ विद ए राइमिंग कपलेट। और राउंड ऑफ किया होता है उसको, उसके अंत में उसका जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो एक राइमिंग कपलेट से निकाला जाता है। जो आपस में राइम करता है कपलेट, उससे एंड किया जाता है। कपलेट यानी 2 लाइनें होती हैं जो आपस में राइम करती है। मेकिंग 14 लाइन्स इन टोटल। तो सोनेट जैसे ही आपको पता ही है 14 लाइनों की होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है। विलियम शेक्सपियर सोनेट्स आर वर्ल्ड रिनाउंड एंड आर सेड टू हैव बीन रिटन फॉर ए फेयर यूथ। तो टोटल 154 सोनेट्स में से जो 1 से लेकर के 126 सोनेट हैं वो माना जाता है कि किसी एक यूथ के लिए लिखी गई हैं, किसी आदमी के लिए लिखी गई हैं। उसका फ्रेंड हो सकता है, कंफर्म अभी भी नहीं है, सिर्फ ये गैस है। एंड ए डार्क लेडी 124 127 टू 154। और बाकी जो बच गई 127 से 154 तक, ये जो सोनेट्स हैं ये एक डार्क लेडी के लिए लिखी गई हैं। तो हमारी जो सोनेट है, सोनेट 18 है, वो तो इस कैटेगरी में आती है। यानी ये सोनेट किसी फेयर यूथ के लिए लिखी गई है, किसी अपने फ्रेंड के लिए लिखी गई है। बट नो वन इज़ 100% सर्टेन। परंतु इस बात का सर्टेनिटी बिल्कुल भी 100% नहीं है। बस माना जाता है कि 1 से लेकर 126 तक ये एक फेयर यूथ के लिए लिखी गई है। नेक्स्ट स्लाइड। समरी ही करते हैं इसमें भी। सो द सोनेट्स वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1609। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए शेक्सपियर की सोनेट्स का कि सबसे पहले कब पब्लिश हुई वो 1609 में। 7 ईयर्स बिफोर इज डेथ। तो उसकी मृत्यु के 7 साल पहले ही पब्लिश हुई थी। मृत्यु फिर कब हुई होगी उसकी? 1616 में, 1616। एंड द रिमार्केबल क्वालिटी हैज़ केप्ट दम इन द पब्लिक आई एवर सिंस। और तब से वो बड़ी ही फेमस हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं लोगों द्वारा 400 साल बीत जाने के बाद भी। His sonnet 18 focuses on the loveliness of a friend और lover। तो ये जो सोनेट 18 है ये लवलीनेस है, जो उसके फ्रेंड की जो सुंदरता है या उसका लवर भी हो सकता है, उस पर फोकस करती है। द स्पीकर इनिशियली आस्किंग ए रेटोरिकल क्वेश्चन कंपेयरिंग देम टू ए समर्स डे। तो स्पीकर इस सोनेट में सबसे पहले जो पहली लाइन है जो बहुत ही फेमस है, चल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, उसके अंदर एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछता है। रेटोरिकल क्वेश्चन वो होता है जिसके आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। वो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी हम पूछ लेते हैं कि जो हमें आंसर के लिए नहीं पूछते हैं, बस वो एक लैंग्वेज में
एक सुंदरता लाने के लिए हम बोल देते हैं, इम्प्रेस करने के लिए सामने वाले को बोल देते हैं कि जैसे मैं पूछता हूँ कितना सुंदर फूल है ये, क्या देखा है कहीं इतना सुंदर फूल, तो इसका मतलब मैं उस फूल की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं कोई जवाब नहीं मांग रहा हूँ कि इतना सुंदर फूल कभी देखा है या नहीं, हाँ या ना हमें बताओ। तो इसी तरह से ये रेटोरिकल क्वेश्चन वाली लाइन है पहली, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, कि क्या मैं तुम्हारी तुलना समर के एक दिन से करूँ। नेक्स्ट, ही देन गोज ऑन टू इंट्रोड्यूस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द वेदर, उसके बाद वो वेदर के प्रोज एंड कॉन्स बताता है, यानी खूबियाँ और कमियाँ बताता है, जिससे वो अपने मित्र की तुलना कर रहा है। फिर वो वेदर की कमियाँ बताता है, खूबियाँ भी बताता है। फ्रॉम एन आइडेलिक इंग्लिश समर्स डे टू ए लेस वेलकम डिम सन एंड रफ विंड्स, तो आइडेलिक इंग्लिश समर्स डे के साथ उसकी तुलना करता है। आइडेलिक का मतलब बहुत ही अच्छा, आदर्श स्थिति में। और समर की जो कमियां हैं, लेस वेलकम डिम्ड सन एंड रफ विंड्स, समर के अंदर रफ विंड्स भी चलती हैं, यानी रफ हवाएं चलती हैं, रूखी हवाएं चलती हैं, और सन कभी कभी डिम हो जाता है, मध्यम हो जाता है। इन द एंड इट इज़ द पोइट्री दैट विल कीप द लवर अलाइव फॉर एवर, डिफाइंग इवन डेथ। और लास्ट में जो दो कपलेट बोलता है उसमें वो कहता है कि मेरी जो पोइट्री है वो तुम्हें हमेशा जिंदा रखेंगी, उसके लवर को हमेशा अलाइव रखेंगी, फॉर एवर हमेशा के लिए, इवन की डेथ को भी डिफाई करेंगी, वो डेथ को भी मात दे देंगी। डेथ सब कुछ भुला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है, परंतु कवि कहता है कि मेरी कविता डेथ को भी मात दे देगी, तुम्हारी याद पीढ़ियाँ भूलेंगी नहीं, वो याद करती रहेंगी। और ये बात सही भी है, आज भी हम 400 साल बाद भी शेक्सपियर के मित्र को याद कर रहे हैं उसकी पोइम पढ़ के। ओके, नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं हम अपने पोइम। ये सबसे पहले टेक्स्ट दिया हुआ है इसका, तो अपने आगे डिटेल में एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये जो 14 लाइन्स हैं, बड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा, यस नाउ ये टेक्स्ट है। देखिए अब इसमें हमें पता है, फॉर्म की चर्चा कर लेते हैं इसमें। तो इसके पार्ट अब देखोगे, यहाँ तक पहला पार्ट हो गया ये 4 लाइन्स का, फिर ये 4 लाइन्स का दूसरा पार्ट हो गया, फिर 4 लाइन का ये तीसरा पार्ट हो गया, और फिर ये कंक्लूडिंग कपलेट हो गया। तो आप इसमें देखेंगे जो राइम स्कीम हम देखते हैं, राइम स्कीम का मतलब है राइम करने वाली साउंड। सो डे है, और फिर यहाँ पे देखिए मे है, यानी पहले और तीसरे लाइन की जो साउंड है वो मैच कर रही है, डे एंड मे। अगर हम डे को ए बोलेंगे, साउंड को अगर नाम रख देते हैं ए, तो ये साउंड भी फिर ए है। इसी तरह से इसमें देखिए टेम्परेट, टेम्परेट है और डेट है, तो इनकी साउंड सिमिलर है, तो अगर इसको बी रखेंगे तो इसको भी फिर बी बोलेंगे। तो इस तरह से पहले स्टेंजा की जो राइम स्कीम हो जाती है वो है ए बी। ओके, अब ये दूसरा स्टेंजा आ जाता है हमारे सामने, क्वार्टेन आ जाता है दूसरा, शाइन और डिक्लाइन, तो इसको हम सी बोलेंगे तो ये भी सी होगी। डिम्ड को अगर डी बोलेंगे तो इसको भी, अनट्रिम्ड को भी डी बोलेंगे, तो दूसरे में हो गई सी डी। अब जो तीसरा अपने आते हैं, तीसरा जो हमारा क्वार्टेन है, इसमें फेड, अगर इसको अपने डी के बाद क्या देंगे, ई देंगे। अगर इसको ई देते हैं तो ओवेस्ट, इस साउंड को हम दे देते हैं एफ। तो आगे ये रिपीट होंगी, देखिए फेड के बाद शेड हो रही है तो ई, और ओवेस्ट के बाद ग्रोवेस्ट आ गया तो ये फिर एफ, तो ये हो गई ई एफ। और लास्ट का जो कंक्लूडिंग स्टेंजा है उसकी दोनों मिल रही, देखो सी डी, तो इसके बाद इसको अगर हम जी बोलेंगे तो ये भी जी है। तो ये हो गई इसकी राइम स्कीम, ए बी, सी डी, ई एफ और जी। तो ये हमारा पूरा जो इसका टेक्स्ट है 14 लाइंस का। तो इन तीनों जो ये जो 3 पार्ट हैं, पहला दूसरा और तीसरा, यानी 12 लाइनों का 3 पार्ट है, इसके अंदर वो कंपेयर करता रहता है और वेदर की जो कमियां हैं वो बताता है, और लास्ट में वो कंक्लूडिंग स्टेंजा के अंदर वो अपनी बात रखता है कि किस तरह से वो मेरी पोएम के थ्रू हमेशा जिंदा रहेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट स्टडिंग लाइन बाय लाइन। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड हमारी, Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. ये पहली 2 लाइनें हैं। ओके, तो ये आप लाइन देख सकते हो, Shall I compare thee, तो क्या मैं तुम्हारी तुलना एक समर के दिन से करूं। यहाँ पर दी आर्काइक इंग्लिश का वर्ड है, दी का मतलब होता है यू। Shall I compare thee to a summer's day, कि क्या तुम्हारी तुलना मैं समर के दिन से करूं। अब आपको अजीब लग रहा होगा कि समर के दिन में ऐसा क्या होता है जिससे कि तुलना वो अपने मित्र से करने वाला है। तो इंडिया में तो नहीं, लेकिन ये पोएम लिखी गई है ब्रिटेन में, शेक्सपियर ब्रिटेन का निवासी था,
तो वहाँ पे समर की जो ऋतु होती है उसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही सुंदर माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ ठंड रहती है। और जब समर पड़ती है तो अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, वनस्पति उगती है, धूप आती है, वहाँ पे वो उसका बहुत वेलकम करते हैं और बड़ा ही इंजॉय करते हैं, जैसा कि हम बसंत ऋतु को करते हैं। तो समर को आप बसंत के रूप में ले सकते हो अगर तुलना करनी हो इंडिया और इंग्लैंड की। तो वहाँ का समर का दिन होता है वो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, और किसी भी अच्छी चीज़ की तुलना फिर वो समर के डे से भी कर देते हैं। और किसी अच्छी चीज़ को अगर अच्छी बताना हो, लवली बताना हो, तो वो समर का डे उसको नाम भी दे देते हैं। तो वो कहता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को बहुत ही लवली मानता है, बहुत ही अच्छा मानता है, तो वो पूछता है कि तुम्हारी तुलना क्या मैं समर के डे से करूं। अब ये देखिए क्वेश्चन है ये इसमें लिटरेरी डिवाइस मैंने नीचे नीचे लिखा है रेटोरिकल क्वेश्चन इन फर्स्ट लाइन। तो ये रेटोरिकल क्वेश्चन है, इसके आंसर की एक्सपेक्टेशन पॉइंट नहीं करता है कि मुझे इसका आंसर मिले। बस ये क्वेश्चन होता है लैंग्वेज में थोड़ा सा एम्फेसाइज बढ़ाने के लिए कि क्या तुम्हारी तुलना मैं समर के डे से करूं। दाऊ आर्ट का मतलब है यू आर। दाऊ पुरानी इंग्लिश में चलता था, इसका मतलब होता है यू, आर्ट का मतलब आर। दाऊ आर्ट मोर लवली, तुम तो और भी सुंदर हो, एंड मोर टेम्परेट, और भी टेम्परेट हो, माइल्ड हो, मध्यम हो, कोमल हो, टेम्परेट का मतलब। ओके, तो ये पहली दो लाइनों का मतलब हो गया कि क्या तुम्हारी तुलना में समर के डे से करूं। तो वो नेक्स्ट ये जो लाइन है इसमें वो विचार त्याग देता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो, उससे भी ज़्यादा टेम्परेट हो। ओके, इसमें देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर ओपन्स द पोइम विद ए क्वेश्चन से ओपन करता है, एड्रेसिंग हिज फ्रेंड, अपने मित्र को एड्रेस करते हुए बोल रहा है, अपने मित्र को संबोधित करते हुए बोल रहा है। शैल आई कंपेयर विद समर्स डे, द स्पीकर इज इन कन्फ्यूजन, तो वो कन्फ्यूजन में है स्पीकर बोलने वाला, वेदर की ही शुड कंपेयर द यंग मैन्स ब्यूटी विद दैट ऑफ ए समर और नॉट, कि वो अपने मित्र की ब्यूटी को समर से कंपेयर करे या ना करे। एंड देन ही ड्रॉप्स द आइडिया, परंतु अगली ही लाइन में, इस लाइन में देखिए आप, आइडिया को ड्रॉप कर देता है, वो छोड़ देता है विचार कि नहीं। एंड बिलीव्स दैट हिज फ्रेंड इज़ टू परफेक्ट, कि उसका फ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, पूर्ण है अपने आप में, टू बी कंपेयर्ड विद द समर, कि उसकी तुलना समर से की जाए, कि नहीं वो इतना परफेक्ट है कि समर से उसकी तुलना हो ही नहीं सकती है। अगली लाइन में ही इम्फेसाइजेज दैट हिज डियर फ्रेंड इज़ मोर लवली एंड टेम्परेट, कि वो बहुत ज़्यादा लवली है और टेम्परेट है, उससे भी ज़्यादा संवेदनशील है, कोमल है। देन द समर से, वेयर द समर इज एक्सट्रीम विद इट्स हार्श डेज, क्योंकि समर जो होती है, ये आगे आएंगी, ये पहले इसमें बताया हुआ है कि समर जो है वो एक्सट्रीम होती है, अति हो जाती है समर में कई बार, क्योंकि उसमें हार्श डेज होते हैं। हार्श का मतलब बड़े ही रुखे दिन होते हैं। हिज लव्स ब्यूटी इज़ जेंटलर एंड मोर रिस्ट्रेंड देन द समर, तो उसके लव की जो ब्यूटी है, उसके प्यार की जो सुंदरता है, वो बहुत जेंटल है और मोर रिस्ट्रेंड है समर की बजाय। तो इसमें लिटरेरी डिवाइस है हमारी, रेटोरिकल क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बड्स ऑफ मे। रफ विंड्स, अब इस वो समर के सीज़न की बात कर रहा है, उसकी कमियां निकाल रहा है कि रफ विंड्स चलती हैं समर में। रफ विंड का मतलब रुखी हवाएं चलती हैं। डू शेक द डार्लिंग बड्स ऑफ मे, तो वो मई में खिलने वाले जो डार्लिंग बड्स हैं, मई महीने में खिलने वाले जो सुंदर सुंदर फूल हैं, कलियां हैं, उनको शेक कर देता है। शेक का मतलब हिला देता है, खराब कर देता है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, और समर की जो लीज है, समर जो आती है थोड़े टाइम के लिए आती है, फिर वो चली जाती है। ये लीज, हम जब कोई मकान लेते हैं तो हमें पट्टा मिलता है उसका, और उसमें लगभग इंडिया के अंदर 99 साल के लिए पट्टा मिलता है कि आप 99 साल के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये लीज़ एक वर्ड है कि समर का जो लीज़ है, समर का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम है। लीज़ का मतलब टाइम पीरियड से ले सकते हो, है तो ओल्ड टू शॉर्ट ए डेट, उसका जो समय है बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आती है। कहना ये चाहता है कि मेरे फ्रेंड की ब्यूटी परमानेंट है, समर तो थोड़े दिन के लिए आती है, चली जाती है। ओके ओके, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। द स्पीकर हैज़ पर्सोनिफाइड समर हेयर, यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन ऑफ समर है, समर को पर्सोनिफिकेट किया हुआ है। ये देखिए समर्स लीज, तो समर जो है वो थोड़ी देर के लिए आती है, इसका मतलब समर का जो लीज है, समर का जो टाइम है वो बहुत ही छोटा है। ये यहाँ पे समर को ऐसे माना गया जैसे कोई इंसान हो, मानवीकरण किया गया है यहाँ समर की लीज, क्योंकि इंसान लोग लेते हैं लीज, पट्टा इंसान लोग लेते हैं, या समर ने लिया हुआ, इसका मतलब उसको मानव माना हुआ है। तो
he says that the violent summer winds are a threat to the beautiful new flower buds. तो समर में चलने वाली जो वायलेंट समर विंड्स हैं, जो वायलेंट विंड हैं, जो हिंसा करती हैं विंड्स, यानी इस तरह की विंड्स जो बहुत तेज़ चलती हैं, वो नए नए जो फ्लावर्स खिलते हैं उनके लिए थ्रेट है, उनके लिए खतरा है. दैट पॉप्ड अप इन द अर्ली समर, जो समर में पॉप अप करते हैं, नहीं खिलते हैं. ही आर्ग्यूज दैट समर डजेंट लास्ट लॉन्ग. वो यह भी आर्ग्यू करता है, तर्क देता है कि समर जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है. इट विल एंड इज़ ओनली फॉर ए शॉर्ट लीज. यह थोड़ी सी देर के लिए आती है और बाद में ये ख़त्म हो जाती है. द समर मस्ट अबाइड बाय द एग्रीमेंट मेड टू द वेदर. समर को उस एग्रीमेंट को मानना पड़ता है. बाइड बाय का मतलब मानना पड़ता है उस एग्रीमेंट को जो उसने वेदर के साथ किया हुआ है. ये लीज ली हुई ना उसने वेदर से थोड़े टाइम के लिए, तो उसको मानना पड़ता है उसको. ओके, तो यहाँ पर उसने समर की कुछ कमियाँ बताई हैं. तभी तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारी तुलना मैं समर से करूँ, नहीं, इसलिए वो ड्रॉप कर देता है आइडिया. रीज़न ये बताता है कि एक तो रुखी हवाएं चलती हैं और दूसरा है कि समर थोड़ी टाइम के लिए आती है. अब नेक्स्ट अपने क्वार्टरन करेंगे. 4 लाइनें हो गई है, अब ये 5वीं और 6ठी लाइन है हमारी. सो समटाइम्स टू हॉट द आइज ऑफ हेवन शाइन्स. ओके, टू हॉट द आइज ऑफ हेवन शाइन्स. आई ऑफ हेवन, आसमान की आँख या स्वर्ग की आँख. हेवन यहाँ आसमान के लिए या स्वर्ग के लिए ले सकते हो. तो स्वर्ग की आँख होता है सन, आईज ऑफ हेवन, सन. तो वो ये कहता है कि कभी कभी सूरज है बहुत तेज़ चमकता है. टू हॉट, बहुत गर्म होता है. आई ऑफ हेवन, शाइन, बहुत तेज़ चमकता है सूरज. एंड ऑफन इज हिज गोल्डन कम्प्लेक्शन डिम्ड. और कभी कभी जो उसका गोल्डन कम्प्लेक्शन है सन का कम्प्लेक्शन यानी रंग कैसा होता है, गोल्ड होता है, सोने जैसा होता है, वो कभी कभी डिम भी हो जाता है. यानी कभी कभी तो समर में सूरज बहुत ही ज़्यादा तेज़ चमकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और कभी कभी बिल्कुल डिम हो जाता है, मध्यम पड़ जाता है. तो सूरज के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है आई ऑफ हेवन. फर्दर एक्सप्लेनिंग, आगे और एक्सप्लेन करते हुए, यूजिंग पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर. नेचर का यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है. यहाँ पे फिर से आप देखिए समर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है नेचर का, कि उसकी आँख हो जैसे कोई. अब आँख तो इंसानों के होती है, तो उसी तरह से इसमें बताया गया कि सूरज जो है वो हेवन की आँख है, आसमान की आँख है. तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं. दैट समटाइम्स द सन द आई ऑफ हेवन, कि कभी कभी सन जो है जिसको आई ऑफ हेवन बोला गया है, इज़ टू हॉट एंड समटाइम्स टू डिम्ड, कि कभी कभी बहुत हॉट होता है और कभी कभी मध्यम हो जाता है ड्यू टू क्लाउड्स के कारण. सो द पोइट रेफर्स द सन एज द आई ऑफ हेवन. इसलिए पोइट सन को आई ऑफ हेवन की तरह रेफर करता है. एंड द गोल्डन फेस ऑफ द सन एज हिज गोल्डन कम्प्लेक्शन. और गोल्डन फेस जो है सन का जो गोरा रंग है, उसके सोने जैसा रंग है, उसको इसका गोल्डन कम्प्लेक्शन बताया गया है. द पोइट इज़ प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ दिस हिज बिलाउड फ्रेंड इनडायरेक्टली बाय शोइंग अस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द अदरवाइज ब्यूटीफुल समर सीजन. तो इनडायरेक्टली वो अपने फ्रेंड की ही प्रशंसा कर रहा है समर के सीज़न के अंदर कमियां निकाल करके, कि समर तो थोड़ी देर के लिए आती है, समर में जो है वो गर्मी बहुत होती है, कभी कभी सूरज जो है मध्यम भी पड़ जाता है. इनवर्जन भी यूज हुआ इसमें. इनवर्जन तब होता है जब हम हेल्पिंग वर्ब को या सब्जेक्ट के पहले हम वर्ब को रख देते हैं या हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए. ये देखिए आप इसमें इनवर्जन का एग्जांपल दिया है. ऑफन इज हिज गोल्ड, तो इसमें इज जो है हिज के पहले आया है, ये इनवर्जन है जिसमें वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाती है. हिज गोल्डन कम्प्लेक्शन इज डिम्ड, ऐसे होना चाहिए था नेचुरल ऑर्डर वर्ड का, लेकिन इज को यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया गया है, ये हो गया इनवर्जन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन. एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, जो हर कोई जो फेयर होता है, एवरी फेयर हर कोई जो सुंदर होता है, फ्रॉम फेयर सुंदरता से, सम टाइम डिक्लाइंस उसका पतन हो जाता है. डिक्लाइन का मतलब कमी आ जाना. तो जो कोई भी सुंदर होता है वो सुंदरता से पतन हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है. बाई चांस यानी अचानक कोई संयोग से, और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, या फिर नेचर के निरंतर बदलती हुई गति से, यानी नेचर जो है वो हमेशा हर चीज़ का पतन कर देता है. और अनट्रिम्ड है उसका जो नेचर का जो कोर्स होता है
उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। अनट्रिम्ड का मतलब यही है कि नेचर का जो गति है वो अनट्रिम्ड है, उसको हम छांग नहीं सकते। ट्रिम करने का मतलब है तो काटना होता है, तो हमारी बस में नहीं होता है कि हम नेचर के जो गति है उसको चेंज कर सकें। तो हर एक चीज़ का पतन हो जाता है नेचर चेंजिंग कोर्स जो अनट्रिम्ड है उसके द्वारा। पढ़ लेते हैं। हेयर द स्पीकर सेज दैट एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम, कि टाइम के साथ सब चेंज हो जाता है। इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स फेड, सबसे सुंदर चीज़ें जो होती हैं वो भी फेड हो जाती हैं, मध्यम पड़ जाती हैं। एंड लूज देयर चार्म, और अपना आकर्षण खो देती हैं। ही सेज दैट ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स एवरी फेयर विल इवेंचुअली बिकम लेस ब्यूटीफुल। वो कहता है कि सारी जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, एवरी फेयर जो है वो अंत में इवेंचुअली लेस ब्यूटीफुल हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं फ्रॉम द प्रीवियस स्टेट ऑफ ब्यूटी, अपनी पहले की स्थिति से। दिस डिग्रेडेशन हैपन्स बाय चांस, तो ये डिग्रेडेशन है, ये जो पतन है वो या तो संयोग से हो जाता है, बाय चांस हो जाता है, और बाय द रूल ऑफ नेचर, या फिर नेचर का तो रूल ही है कि हर चीज़ खराब हो ही जाती है। नेचर चेंजिंग कोर्स यानी नेचर का जो रूल है वो। और वो अनट्रिम्ड है विच रिमेन्स अनमोडिफाइड, वो अनमोडिफाइड है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो अनट्रिम्ड का एक और मतलब है अनट्रिम्ड सेल्स ऑन ए शिप, शिप के ऊपर जो सेल होते हैं, जो कपड़े के पाल बंधे होते हैं, वो भी लिया जा सकता है, परंतु अपने लिए यही ठीक है, हम यही मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बट द दाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड, यहाँ पे दाई का मतलब है योर, आर्काइक इंग्लिश है ये, तो यहाँ पे योर पढ़ाएंगे इसको हम, कि तुम्हारा जो इटर्नल समर है, तुम्हारा जो ये समर है, जो सौंदर्य है, समर को यहाँ पे सौंदर्य के रूप में लिया गया है, क्योंकि एक तो नेचर की समर, जिसको हम सभी समझते हैं कि नेचर की समर का मतलब नेचर की सुंदरता, और वो उसकी सुंदरता को भी समर बोल रहा है कि तुम्हारी जो समर है, तुम्हारी जो सुंदरता है, शैल नॉट फेड, वो कभी भी फेड नहीं होगी, वो कभी भी मिटेगी नहीं, मध्यम नहीं पड़ेगी। नोर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, और ना ही तुम उस पोजेशन को कभी लूज़ करोगे। पोजेशन का मतलब पूंजी को, अपनी पूंजी को, अपने जो भी तुम्हारे पास है, हमारे पास जो भी चीज़ होती है हमारी वो पोजेशंस होती हैं, तो तुम्हारी जो भी पोजेशंस है तुम उसको लूज़ नहीं करोगे कभी भी। ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट, उस फेयर की जो पोजेशन है, वो सुंदरता की जो पोजेशन है तुम्हारे पास, जो तुम ओव करते हो, जो जिसके तुम स्वामी हो, उसको तुम कभी भी नहीं खोओगे। तो थोड़ी सी अतिशयोक्ति है ये। अब ये जो जिससे भी हमें प्यार हो जाता है तो हमें वो उतना अच्छा लगता है कि हमें ये लगता है कि वो तो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो पोइट भी इसी भ्रम में ही है। वो कहता है कि तुम्हारी ब्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, और जिस ब्यूटी के तुम स्वामी हो वो तुमसे कभी नहीं खोएगी, तुम हमेशा उसको अपने पास रखोगे। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं जो इसमें डिटेल दी है कि दो द ब्यूटी ऑफ थिंग्स डिक्लाइंस विद टाइम, कि ब्यूटी जो है चीज़ों की वो हमेशा डिक्लाइन हो जाती है टाइम से। हालांकि, दो का मतलब हालांकि, हालांकि जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो समय से डिक्लाइन हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। द ब्यूटी ऑफ यूथ दैट इज़, आई ई इद ईस्ट होता है, दैट इज़ हिज बिलाउड फ्रेंड विल नॉट डिग्रेड, परंतु उसके जो फ्रेंड की ब्यूटी है वो कभी डिग्रेड नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। हिज बिलाउड समर दैट इज़ हैप्पी समर डेज इज़ इटर्नल, तो उसके बिलाउड की जो समर है, उसके बिलाउड की जो ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होंगे, विल नेवर फेड ऑफ इट्स चार्म, अपनी सुंदरता से। और विल द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड फेयर दाउ ओवेस्ट, और ना ही कभी उसके फ्रेंड की जो ब्यूटी है वो कभी फेड होगी। ये ब्यूटी के लिए लिखा है, फेयर दाउ ओवेस्ट, वो सुंदरता जो तुम धारण किए हुए हो। ओवेस्ट और अदरवाइज इंटरप्रिटेशन बाय मैनी एज ऑफ नेस्ट, तो कई और जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या अलग तरीके से भी की है, ऑफ नेस्ट से भी की है। कन्वेज द आइडिया दैट ब्यूटी इज समथिंग विच इज़ बोरोड फ्रॉम नेचर एंड इट मस्ट बी पेड बैक एज द टाइम गोज बाय। तो इसको एक ओ होता है उधार लेना, तो कई लोग ये सोचते हैं कि ये उधार लेने के सेंस में भी है कि उसके मित्र ने ब्यूटी नेचर से उधार ली हुई है और उसको कभी चुकाना नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। फ्रॉम दिस लाइन द टोन ऑफ द पोइम हैज चेंज्ड, हाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इन लाइनों से जो पोइम की टोन है वो चेंज हो जाती है। फर्स्ट 3 लाइन्स पोइट हैज़ बीन पॉइंटिंग आउट द लिमिटेशंस ऑफ समर, अब तक वो समर की लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा था कि समर में ये खराबी है, वो खराबी है। अब यहाँ पर आकर के वो अपने मित्र की ब्यूटी की डायरेक्टली प्रेजिंग शुरू कर देता है। ओके, नेक्स्ट।
नोर शेल डेथ ब्रैग दाउ वांडरस्ट इन हिज शेड। तो यहाँ पे डेथ का पर्सोनिफिकेशन किया गया है कि डेथ भी घमंड नहीं करेगी। ब्रैग करने का मतलब होता है शेखी मारना, अपनी उपलब्धियों के बारे में बखान करना, घमंड करना। तो डेथ भी कभी घमंड नहीं करेगी, नोर ना ही डेथ कभी ब्रैग करेगी। दाउ वांडरस्ट इन हिज शेड, कि तुम भी उसकी शेड में, डेथ की शेड में, डेथ की छत्र छाया के अंदर वॉन्डरिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, इस बात के लिए डेथ कभी घमंड नहीं करेगी। When in eternal lines to time thou growest, जब तुम मेरी इटरनल लाइंस के माध्यम से, मेरी जो ये कविता है, लाइंस का मतलब ये जो मैंने पंक्तियाँ लिखी हैं कविता में, ये इटरनल हैं, अमर हैं, तो इन लाइनों में तुम हमेशा जियोगे। ग्रोवेस्ट का मतलब जिंदा रहोगे, दाऊ का मतलब तुम। ओके, ये देखिए इसमें कि डेथ भी जो है एबल नहीं होगी बोस्ट करने के लिए, ब्रैग करने के लिए, घमंड करने में समर्थ नहीं होगी। सीइंग द लवर वॉन्डरिंग अंडर इट शेड, ये देख करके कि उसका जो लवर है डेथ की शेड के अंदर घूम रहा है, यानी डेथ के पंजों में जकड़ा जा चुका है। द स्पीकर पर्सोनिफाइज डेथ हेयर, तो घमंड कौन करता है, आदमी लोग करते हैं, तो डेथ को एक इंसान मान करके बोले हैं वो। ही ओपन्स, उनका विचार है, दैट ऑल दो डेथ हैज़ ऑलवेज हैड एन अपर हैंड ओवर लाइफ, कि हालांकि डेथ का हमेशा हाथ ऊपर रहता है, एक कदम आगे रहती है लाइफ से। द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड विल लिव इन हिज पोइम, परंतु उसके फ्रेंड की ब्यूटी हमेशा इन पंक्तियों में रहेगी, जिंदा रहेगी। थ्रू इटर्निटी, अनंत तक रहेगी। टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, इन लाइनों का मतलब है इटर्निटी तक। टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, द डेथ विल नेवर बी एबल टू ले हैंड्स ऑन हिज बिलावड, तो डेथ कभी भी उसके बिलावड पर अपने हैंड नहीं डाल सकेगी। ही इज़ इमोर्टल, वो इमोर्टल हो गया है, अमर हो गया है। डेथ इज शोन एज समवन हु कैन ब्रैग अबाउट द सोल्स ही हैज़ टेकन टू द डार्कनेस आई ई अंडर वर्ल्ड इन हिज शेड, तो डेथ को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये कंक्लूडिंग स्टेंजा है, हमने 12 लाइनें पढ़ ली हैं, अब ये 13वीं और 14वीं लाइन है। ओके, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक इंसान लोग सांसें लेंगे, और आइज़ कैन सी, और जब तक आंखें देखेंगी। तो इसमें बताया गया है कि जब तक दुनिया रहेगी, जब तक यहाँ पर इंसान रहेंगे, कि जब तक लोग देखेंगे और सांसें लेंगे, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक यह भी जिंदा रहेगी। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, यह का मतलब क्या जिंदा रहेगी, मेरी पोइम जिंदा रहेगी, और मेरी जो पोइम है दिस, ये पोइम के लिए आया है, गिव्स लाइफ टू दी, तुम्हें लाइफ देती रहेगी, यानी तुम्हें जिंदा रखेगी। कि जब तक यहाँ पे लोग सांसें लेंगे, जब तक आंखें देखती रहेंगी, तब तक मेरी ये पोइम भी रहेगी, और मेरी इस पोइम के थ्रू तुम भी जिंदा रहोगे, ये तुम्हें भी ज़िंदगी देती रहेगी। ये लास्ट कंक्लूडिंग कपलेट है जो शेक्सपियर की सोनेट्स में हमें मिलती हैं देखने को। दीज लास्ट टू लाइन्स आर कपलेट एंड हेयर शेक्सपियर मेक्स ए प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करता है यहाँ पे, दैट दिस पोइम अबाउट हिज बिलवर्ड्स ब्यूटी विल बी अक्लेम्ड थ्रू आउट द एजेस, कि मेरी जो, ये मेरे फ्रेंड की जो ब्यूटी है, मेरे बिलव्ड की जो ब्यूटी है, उसको अक्लेम किया जाएगा, उसकी प्रशंसा की जाएगी थ्रू आउट द एजेस, सदियों तक। टिल मैन लिव ऑन दिस अर्थ, जब तक इस धरती पे आदमी लोग रहेंगे। एज लॉन्ग एज लाइफ विल गो ऑन हिज पोइम विल बी रेड बाय मैन एंड वुमेन, जब तक यहाँ लाइफ चलेगी तब तक ये पोइम पढ़ी जाएगी आदमी और औरतों द्वारा। एंड थ्रू हिज पोइम, और अपनी पोइम के द्वारा, हिज लव विल ऑल्सो लिव, उसका प्यार भी जिंदा रहेगा। ओके, दिस सोनेट इज द फर्स्ट इन विच द पोइट हैज़ मैंशनड द लॉन्जिविटी ऑफ यूथ्स ब्यूटी एज इटर्नल, तो यह जो पोइम है पहली पोइम है जिसके अंदर कवि ने मेंशन किया है अपने मित्र की ब्यूटी की लॉन्जिविटी को, यानी लंबी आयु को, एज इटर्नल, और इटर्नल बना दिया, उसको अमर बना दिया है। अनदर इम्पोर्टेंट थीम हेयर इज़ द पावर ऑफ द स्पीकर्स पोइम टू डिफाई टाइम, और दूसरी इम्पोर्टेंट इस थीम है जो इसकी, वो है कि स्पीकर की जो पोइम है, ये बोलने वाले की जो कविता है, वो टाइम को भी डिफाई करती है, टाइम को भी मात देती है। द इमोर्टलिटी ऑफ आर्ट, और आर्ट की जो इमोर्टलिटी है, कला की जो अमरता है, उसको अंडरलाइन करती है, उस पर ज़्यादा जोर देती है। नेक्स्ट स्लाइड, राइम स्कीम। राइम स्कीम मैंने आपको शुरू में बता दी थी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये लिखी हुई यहाँ पे, ये हमने पहले डिस्कस कर ली थी। आयाम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया इसके अंदर,
आयाम्बिक पेंटामीटर आपको मैंने समझाया हुआ है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि आयाम्बिक पेंटामीटर क्या हुए होते हैं। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि ये जैसे हमारी पहली लाइन थी पोइम की, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, तो इसके अंदर सिलेबल्स हैं 10। सिलेबल होता है मिनिमम यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जैसे ये पहला वर्ड है हमारा शेल, इसको प्रोनाउंस करने के लिए हमें एक वोवल का सहारा लेना पड़ता है। तो एक वोवल का मतलब होता है एक सिलेबल। जिस वर्ड में स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। अब शेल है, इसमें से 5 अक्षर हैं लेकिन वोवल एक ही है, शैल, ए की आवाज़ आ रही है बस इसमें, शैल, तो ये एक है। आगे है आई, तो आई भी एक ही वोवल है। आई अगर आपको इंग्लिश के वोवल आपने अगर देखे हो तो उसके अंदर आई एक वोवल होता है। तो ये शेल आई, ये 2 बन गए सिलेबल, एक शेल और एक आई, तो ये दो के जोड़े बना दिए हैं हमने। कम पेयर, खम, इसमें आ गया है पेयर, इसमें ए आ गया है, तो ये एक जोड़ा बन गया सिलेबल का। दी टू, दी एक सिलेबल, टू ये दूसरा सिलेबल। एसम, मर, समर को काट दिया गया है एसम, क्योंकि यहाँ पे ही 2 सिलेबल पूरे हो गए थे। एसम में ए में एक सिलेबल आ गया, सम में दूसरा सिलेबल आ गया। ओके, मर्स डे। तो इसके अंदर क्या होता है, जब ये तो 2 जोड़े बना लिए हमने, इन 2 जोड़ों में स्ट्रेस पैटर्न भी होता है। अगर जोड़ों में स्ट्रेस पैटर्न इस तरह से है कि पहले अनस्ट्रेस्ड है और दूसरा स्ट्रेस्ड है, तो वो आयाम होता है, उसको हम आयाम बोलते हैं। ओके, और इस तरह के पैटर्न को आयाम्बिक बोल देते हैं। कई बार उल्टा होता है, कई बार पहले पे स्ट्रेस होता है और दूसरे पे स्ट्रेस नहीं होता, तो फिर उसको ट्रॉकी बोलते हैं। तो इस लाइन में आप देखो ट्रॉकी भी है और आयाम भी है, पहले में ट्रॉकी है और दूसरे में आयाम है। जैसे शेल आई, शेल आई बोलेंगे तो हमें शेल पर स्ट्रेस देना पड़ेगा, आई पर स्ट्रेस नहीं आता है, तो शेल इसीलिए बोल्ड किया हुआ है, शेल आई। और बाकी में क्या है, उल्टा हो जाता है, फिर दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस है। कंपेयर द टू ए समर्स डे, इस तरह से बोलते हैं इसको, डडम 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 डडम, इस तरह की बीट बनती है। तो पहला इसमें एक्सेप्शनल केस है, पहले में ट्रॉकी यूज़ किया हुआ है जिसके अंदर पहले सिलेबल पर स्ट्रेस है, बाकियों में दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस है, तो ये आयाम होता है। तो अगर 5 में होता तो हम इसको आयाम्बिक पेंटामीटर बोल देते, क्योंकि फिर 5 जो है वो फुट बन जाते हैं, एक जोड़े को 1 फुट बोलते हैं, तो 5 फुट होता है, तो वो उसको हम बोल देते हैं पेंटामीटर। तो ये जो है इसमें पहले में आयाम नहीं है, अगर पहले में आयाम होता तो आयाम्बिक पेंटामीटर हो जाता। बाकी लाइनों में ज़्यादातर इसी पैटर्न का यूज़ किया गया है। ओके, वैसे हम मानते हैं कि ये सोनेट है आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, शैल आई कंपेयर द टू ए समर्स डे। ओके, डडम 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 डडम, तो बाकी लाइंस भी हैं वो इसी पैटर्न पे लिखी गई हैं, तो ये होता है आयाम्बिक पेंटामीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी हमारी शेल आई कंपेयर दी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।